नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के दिन का वीडियो। चलो ठीक है। नमस्ते। दिक्कत है? ठीक। कोई नहीं है, कोई नहीं। चलो मजबूरी पूरा बन रही। कोई नहीं है, हम तो हैं जो हाँ, आप तो सब्जी खा लेते चलो इधर सही है, चार रोटी खा लो। और रखा है हैं? यार देव नहीं है कुछ लिखा है। अपने में और पुलिस अधिकारी से लिपट कर रो रही ये बुजुर्ग महिला मध्य प्रदेश के रीवा में रहती हैं। 16 अप्रैल के रोज़ ये भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा आई। इन्हें किसी ने बताया था कि जनधन खाते में पैसे आने वाले हैं। पुलिस को जब भीड़ जमा होने की सूचना मिली तो मौके पर ट्रैफिक डीएसपी मनोज वर्मा पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि एक बुजुर्ग महिला परेशान है तो उनके पास जाकर बात की, राशन उपलब्ध कराया। ये सब हुआ तो महिला डीएसपी से लिपट कर रोने लगी। तब डीएसपी ने अपनी तरफ से महिला को कुछ रुपए भी दिए और अपने स्टाफ से कहकर और राशन भी दिलवाया। और तभी का ये वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना संक्रमण के वक्त में ऐसे कई वीडियो आए हैं जो पुलिस का मानवीय पक्ष भी दिखाते हैं। पूरे देश से इस तरह के उदाहरण आ रहे हैं। हमारा डीएसपी साहब से बस एक निवेदन है, दिल बड़ा है लेकिन फिर भी आपको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि आप दिन भर इसी बड़े दिल के साथ लोगों के संपर्क में आते हैं। इस तरह आप भी सुरक्षित रहेंगे और वो लोग भी जिनकी आप मदद कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ और अपडेट्स। सबसे पहले आंकड़े। दुनिया भर में संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंच गया है 24,12,000। ठीक हुए हैं 6,30,000 लोग। मौतें हुई हैं 1,66,000 लोगों की। अमेरिका में 40,000 से ज़्यादा मौतों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लॉकडाउन खत्म करने की जल्दी में है, लेकिन कुछ राज्य ऐसा नहीं करना चाहते तो ट्रंप ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। लोग लॉकडाउन खोलने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं तो स्वास्थ्य कर्मचारी इन प्रदर्शनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका पहले की तुलना में कुछ कम मौतों का आंकड़ा सामने रख रहा है, मतलब जो मृत्यु की दर है वो कुछ घट रही है, लेकिन हालात सामान्य से बहुत दूर है। 19 अप्रैल के दिन भी वहाँ तकरीबन 1,500 मौतें हुई। इसकी तुलना में यूरोप के देशों में हाल में कुछ हालात सुधरे हैं, लेकिन ये सुधार बड़ी कीमत चुकाने के बाद जाकर नजर आ रहे हैं। इटली में 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन 20,000 के पार है और फ्रांस भी कुछ ही घंटों में ये आंकड़ा पार कर लेगा। अब भारत की बात करते हैं। भारत में कुल मामले हो गए हैं 17,265। इसमें से 2,547 लोग ठीक हो चुके हैं और 543 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 20 अप्रैल की शाम 4 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,553 नए मामले सामने आए और 36 लोगों की मौत हुई। देश के तकरीबन चौथाई मामले महाराष्ट्र से हैं। यहाँ अब तक कुल 223 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य का जिक्र है जो होना चाहिए, बार बार छूट जाता है। मध्य प्रदेश, बिना कैबिनेट वाला राज्य। यहाँ कुल 1,407 लोग संक्रमित हैं और 70 मौतें हो चुकी हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में मध्य प्रदेश से ज़्यादा मामले हैं, लेकिन कहीं से इतनी मौतों की खबर नहीं आई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई और इसके साथ इंदौर शहर का मौत का आंकड़ा 52 पर पहुंच गया। 7 नए मामले आने के साथ इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 897 का हो गया है। डेटा की बात चल रही है तो पश्चिम बंगाल की बात भी कर लें। कई लोगों ने पश्चिम बंगाल से आ रहे आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। सरकार के आंकड़े सही हैं या नहीं, ये कहने के लिए फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन राज्य में कोरोना पर हो रहे काम से केंद्र खासा खुश नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि लोक स्वास्थ्य से जुड़े अफसर और डॉक्टर्स की टीम पश्चिम बंगाल के उन जिलों का दौरा करेगी जहां के हॉटस्पॉट्स में लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें आई हैं। पश्चिम बंगाल के अधिकारी इससे खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य केंद्र के सभी आदेशों का पालन कर रहा है। ऐसी किसी टीम का आना संघीय ढांचे का उल्लंघन है और हमारा ये मानना है कि ये कतई उल्लंघन नहीं है। बीमारी को दूर करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाना चाहिए और पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर अगर सवाल उठ रहे हैं या कुछ दूसरे राज्यों के आंकड़ों पर भी, तो उसके पीछे ठोस वजह होगी। और यहीं पर हमारी एक अपील भी है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार को राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़े दुरुस्त आएँ। अभी राज्यों को लग रहा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा मरीज़ आएंगे
तो कुछ नुकसान होगा, छवि का नुकसान, दूसरा नुकसान, जबकि होना उलट चाहिए। ज़्यादा मामले पकड़ में आ रहे हैं, इसका मतलब राज्य का स्वास्थ्य तंत्र ज़्यादा तत्परता से काम कर रहा है और केंद्र सरकार को भी कहना चाहिए कि ऐसे मामलों में केंद्र की तरफ से ज़्यादा मदद मिलेगी। शायद इससे राज्य ज़्यादा प्रोत्साहित महसूस करें। अब दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ पिछले दिनों एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव मिला था। इसके बाद प्रशासन ने डिलीवरी बॉय के साथ काम करने वाले 16 कर्मचारियों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा था और जिन्हें पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ था उन्हें लो रिस्क कैटेगरी में। इन सभी 16 कर्मचारियों का टेस्ट हुआ, इनमें से किसी में भी संक्रमण नहीं मिला है और जो लो रिस्क कैटेगरी वाले लोग हैं जिन्हें पिज़्ज़ा डिलीवर हुआ था उनमें संक्रमण की आशंका को अभी नहीं टाला गया। मालवीय नगर और हौजरानी इलाके के कई हिस्सों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हमने आपको शो की शुरुआत में पुलिस की एक तस्वीर दिखाई। पुलिस की अभी पालघर वाली तस्वीर भी आएगी, लेकिन उन दोनों के बीच में ये खबर सुनिए। पुलिस पर हमले की एक और खबर। 19 अप्रैल की शाम को एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद पुलिस और बेंगलुरु प्रशासन मरीज के संपर्क में आए 58 लोगों को अपने साथ ले जाकर क्वारंटीन कराना चाहते थे, लेकिन इस दौरान पदरायनपुरा में लोगों ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आज सुबह पुलिस ने इस मामले में 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अपडेट यूपी से भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार की सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करके कहा कि वो अपने पिता से मिलना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन है, काम है, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपने पूर्वाश्रम के पिता, जी संन्यास के पहले के जीवन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और अपने परिवार के जनों से अपील की कि जो नियम कानून है उनका पालन करें और कम से कम लोग अंतिम यात्रा में जाएं। ये भी कहा कि बाद में आकर दर्शन करूंगा, प्रणाम करूंगा। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आज 20 अप्रैल है। लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जहां संक्रमण काबू में नजर आएगा वहां आज से कुछ सशर्त छूटें दी जाएंगी। केंद्र ने काम के सिलसिले में मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की छूट दी है, बशर्ते वो कंटेनमेंट जोन में न रहते हों। यात्रा बस से होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और राज्य की सीमा के अंदर ही रहना होगा, यानी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। खेती, बागवानी, पशुपालन, निर्माण और कुछ एक दूसरे सेक्टर्स में छूट होगी, लेकिन वहीं पर जहां जिला प्रशासन को लगेगा कि छूट दी जा सकती है। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि अपने ज़िले में प्रशासन की सारी सूचनाओं पर ध्यान रखें। कोशिश करें कि जो जानकारी आपको मिले उसे कहीं से पुष्ट करें, उसके बाद ही घर से निकलें। तो क्या सभी राज्यों में छूट मिल गई? जवाब है नहीं। कई राज्य हैं जहां लॉकडाउन 3 मई तक पहले की तरह ही सख्त रहेगा। कौन से हैं ये राज्य? दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना। तेलंगाना तो लॉकडाउन को 4 दिन और बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया है। इन राज्यों में कई ऐसे ज़िले हैं जहां या तो कोरोना के मामले नहीं हैं या फिर संक्रमण काबू में है। मिसाल के लिए पंजाब के बठिंडा, फजिल्का और तरन ज़िले, लेकिन यहाँ ज़िला प्रशासन ने एहतियातन लॉकडाउन बरकरार रखा है। वैसे पंजाब में फसल काटने को लेकर सशर्त छूट दी गई है और लॉकडाउन में छूट, इसी को लेकर केरल की राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने भी आ गए हैं। केरल की सरकार ने 20 अप्रैल से अपने यहाँ 2 जोन्स में ऐसी छूट देने का ऐलान किया था, जिससे केंद्र नाखुश है। जिन कदमों की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये रहे: ऑड इवन बेसिस पर निजी गाड़ियों को छूट और रेस्तरां खोलने की छूट। इसके अलावा कम दूरी की बस यात्रा। केरल पुलिस के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने कहा कि छूट सिर्फ ग्रीन जोन और ऑरेंज बी जोन में दी जाएगी। केरल में संक्रमण की तीव्रता के हिसाब से राज्य को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड और मलप्पुरम जिले रेड जोन में हैं और यहाँ 3 मई तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। छूट देने की बातें सामने आई तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को एक चिट्ठी लिख दी। इसमें कहा कि राज्य के आदेश के चलते बाल काटने की दुकानें, बुक स्टोर्स, नगर सीमा के अंदर मौजूद कारखाने और वर्कशॉप्स भी चालू हो जाएंगे। ये आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है। केंद्र द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद केरल सरकार अपने आदेश में बदलाव के लिए राजी हो गई है। बस, रेस्तरां और दुकानों को दी छूट वापस ली जाएगी। अब वक्त है बड़ी खबर की तरफ बढ़ने का, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट। निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले का जो मुख्य आरोपी है मौलाना साद, वो अभी भी फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस से संवाद हो रहा है, या लोगों का कहना है, सूत्रों का कहना है कि पुलिस की नज़र बनी हुई है। मौलाना साद को कहा गया है कि एम्स अस्पताल से अपना कोरोना टेस्ट करवाए और उस टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को, क्राइम ब्रांच को सौंपे।
सूत्रों के मुताबिक वो दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में कहीं है और सामने नहीं आ रहा है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ और इसमें हम बात करेंगे पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग दावों के साथ वायरल हैं। अब तक आपने देख भी लिए होंगे। वाक़ये को लेकर अच्छी खासी बहस चल रही है। कई तरह के अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। इसलिए ललन टॉप आपको सारे तथ्य बताएगा। सबसे पहले 16 अप्रैल को मुंबई के कांदिवली में रहने वाले जूना अखाड़े के दो साधुओं 35 साल के सुशील गिरी महाराज और 70 साल के चिकणे महाराज कल्पवृक्ष गिरी को मालूम चला कि सूरत में उनके एक परिचित की मृत्यु हो गई है। ऐसे में ये दोनों साधु ड्राइवर नीलेश को लेकर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकले। मुंबई से करीब 120 किलोमीटर चलने के बाद ये पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव के पास पहुंचे। ये आदिवासी बहुल इलाका दादरा नगर हवेली और महाराष्ट्र की सीमा पर है। अमूमन मुंबई से सूरत जाने के लिए लोग दिल्ली मुंबई हाईवे यानी कि NH8 पर चलते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते साधुओं ने हाईवे छोड़कर देहाती इलाके की सड़कें लेने का फैसला किया और यही फैसला भारी पड़ गया। गढ़चिंचले गांव के पास वन विभाग के एक नाके पर इनकी गाड़ी को रोका गया। साधुओं और वन विभाग के स्टाफ के बीच बात चल ही रही थी कि वहां आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और इन्हें धमकाने लगे। यहीं से बात बढ़ती गई, जिसके बाद गांव वालों ने साधुओं और ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। गांव वालों को शक था कि ये लोग बच्चा चोरी के गिरोह से हैं। गांव वालों के हाथ में कुल्हाड़ी, डंडे, पत्थर और दूसरे हथियार थे। तीनों इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने 20 अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पिछले कई दिनों से इलाके में बच्चा चोर गिरोह के होने की अफवाह थी। इसके बाद गांव वालों ने समूह बनाकर निगरानी करना शुरू कर दिया था। इस घटना से कुछ दिन पहले पास के गांव में आदिवासियों की मदद करने जा रहे एक डॉक्टर पर भी इस निगरानी वाले गिरोह ने हमला किया था और तब डॉक्टर को बचाने गई पुलिस टीम पर भी पथराव हुआ था। ये वाकया भी साधुओं की लिंचिंग वाले मामले की तरह कासा पुलिस थाने की सीमा में हुआ था। आम लोगों के अलावा यहाँ पर एडिशनल SP की टीम पर भी हमला हो चुका है। अब इस मामले में क्या है? प्रशासन का कहना है कि जब 16 अप्रैल वाला हमला हुआ तो पुलिस के 4 जवान कासा पुलिस थाने से मौके पर पहुंचे। तब तक साधुओं की गाड़ी पलट दी गई थी। जब पुलिस को लगा कि फोर्स काफ़ी नहीं है तो 8 जवान और पहुंचे। इस टीम ने किसी तरह लोगों को शांत कराया, लेकिन जब पुलिस दोनों साधुओं और ड्राइवर्स को ले जाने लगी तो तकरीबन 400 लोगों की एक भीड़ ने फिर से हमला कर दिया। भीड़ ने तीनों को पीट पीट कर मार डाला। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें पुलिस के जवान हमले को रोकने की कोशिश करते नजर नहीं आ रहे हैं। पालघर के कलेक्टर कैलाश शिंदे ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा के लिए इंक्वायरी होगी। इस मामले में पुलिस ने 101 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें 12 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। 9 नाबालिगों को हिरासत में लेकर सुधार गृह भेजा गया है, लेकिन इस कार्रवाई ने नाराजगी को दूर नहीं किया। सोशल मीडिया पर यह वाकया टॉप ट्रेंड्स में रहा। विपक्षी पार्टियों ने भी उद्धव ठाकरे प्रशासन की आलोचना की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल भी उठाए कि मरने वाले साधु हैं, इसलिए सरकार की कार्रवाई ढीली है। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट करके कहा कि घटना को विवादास्पद बनाकर समाज में दरार डालने वालों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हमलावर और मृतक अलग अलग धर्मों से नहीं आते, इसलिए इस घटना को सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मामले की जांच के लिए ADG CID क्राइम अतुल चंद्र कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। ठाकरे ने बताया कि उन्होंने घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। तो ये है पालघर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना से जुड़े तथ्य। इस मामले में महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, सरकार की प्रशासन की तरफ से उनको सवालों से बरी नहीं किया जा सकता। जवाब तो उद्धव ठाकरे सरकार को ही देने होंगे। अगर इलाके में लगातार हमले हो रहे थे तो उद्धव ठाकरे सरकार क्या सोचकर चुप बैठी थी? बच्चा चोरी की अफवाह के खंडन के लिए क्या किया गया? जब लोग सड़क पर गिरोह बनाकर घूम रहे थे, उन्हें रोकने, उन्हें समझाने के लिए क्या किया गया? और जब पुलिस की कस्टडी से घसीट के ले गए तब क्या किया गया? घटना सांप्रदायिक भले ना हो, लेकिन अपनी लापरवाही से महाराष्ट्र सरकार भाग नहीं सकती। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 19 अप्रैल को उन्होंने एक ट्वीट किया, कहा कि मोदी सरकार कोरोना से निपटने में अपनी नाकामी छिपाने के लिए जानबूझकर मुस्लिमों को निशाने पर ले रही है। ये वैसा ही है जैसे नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ हुआ था। और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया
कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व अपने यहाँ के हालात पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के आधारहीन इल्ज़ाम लगा रहा है। लगे हाथ पाकिस्तान को उसके यहाँ अल्पसंख्यकों पर भी ध्यान देने की सलाह दी विदेश मंत्रालय ने। पाकिस्तान नियमित अंतराल पर ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर करता है जिससे वो खबरों में बना रहे। पिछले दिनों उन्होंने कोरोना का बहाना बनाकर कर्ज माफ़ी की मांग की थी, अब कोरोना के बहाने भारत पर हमला किया। कितना अच्छा हो अगर इमरान खान ट्विटर से ज़्यादा ध्यान प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलों पर और अपने देश के आर्थिक हालात पर लगाएं। रही भारत की बात, तो भारत के लोग अपने मसले आपस में भारत के बनाए संविधान के हिसाब से निपटा लेंगे। हमें किसी इमरान खान की सलाह की ज़रूरत नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे हमें ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाने वालों की सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताएंगे कोरोना वायरस के बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में। गांव देहात के इलाके में लगातार नई अफवाहें आ रही हैं। आज की अफवाह हनुमान जी की मूर्ति से जुड़ी है, जिसके चक्कर में लोगों ने लॉकडाउन ही तोड़ डाला। लखीमपुर खीरी में 18 अप्रैल को यह अफवाह उड़ी कि कक्कड़ चौराहे के पास हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति की आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं। इतनी बात पता लगनी थी कि भीड़ उमड़ गई। लोगों में बात फैल गई कि किसी ने कुछ गलत किया है या प्रकृति नाराज है और माफ़ी मांगी जाने लगी। मौके पर फोटो और सेल्फी लेने वालों की भीड़ भी जुटने लगी। भीड़ बढ़ी तो पुलिस पहुंची। नजर आया कि 300 से ज़्यादा लोग मौके पर मौजूद हैं। कोतवाली लखीमपुर के इंस्पेक्टर आर.के. शुक्ला ने बताया कि जांचा गया तो बात अफवाह निकली। जब मंदिर की धुलाई हुई थी तो मूर्ति में कहीं सिंदूर बचा रह गया था, अब वही निकल रहा था, जिसे लोगों ने खून के आंसू कह दिया। बाद में पुलिस ने भीड़ को जैसे तैसे वहां से हटाया। अंधविश्वास की एक घटना गुजरात के बनासकांठा से भी सामने आई। 18 अप्रैल के रोज की बात है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सुईगाम में नादेश्वरी भवानी माता का मंदिर है। यहाँ पर एक मजदूर ने अपनी जीभ ब्लेड से काटकर मंदिर में चढ़ा दी। विवेक नाम का ये युवक 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के मुरैना से आया था और मंदिर में काम करता था। लॉकडाउन हुआ तो यहीं फंस गया। अपने घर वापस जाने के लिए उसने अपनी जीभ काट दी। उसे लगा कि ऐसा करने से कोरोना का असर खत्म हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो वापस घर जा सकेगा। उसके साथियों ने पुलिस को ये भी बताया कि वो अंधविश्वास और भूत प्रेत में बहुत यकीन करता था और अब ऐसा कदम उठा लिया। आखिरी अपडेट आने तक विवेक अस्पताल में था, बोलने की हालत में नहीं था। हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसे अंधविश्वास से बचिए, ये आपका नुकसान करेंगे। कोरोना वायरस का इलाज दवाओं से होगा, जिन्हें बनाने के लिए साइंटिस्ट रात दिन मेहनत कर रहे हैं। जीभ काटने से या मंदिर के बाहर भीड़ लगाने से हमारी और आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अंधविश्वास की एक खबर कर्नाटक से भी आई और इसे संभालने में प्रशासन के पसीने छूट गए। पंजाब केसरी की खबर के मुताबिक लगभग हफ्ते भर पहले की बात है। कर्नाटक के तुमकुरू जिले के मुद्देनाहल्ली गांव में अफवाह फैली। अफवाह क्या, एक भविष्यवाणी की, जिसे सुनने के बाद 60 परिवारों ने गांव छोड़ दिया। गांव की एक महिला ने कहा कि मरम्मा देवी ने उनसे कहा है कि अगर इस गांव के सारे लोग 3 दिन के लिए गांव से बाहर रहने के लिए चले जाएंगे तो कोरोना वायरस गांव में एंट्री नहीं करेगा। ये सुनना था कि 60 परिवार अपने जानवर और सब सामान लेकर गांव के बाहर टेंट लगाकर रहने लगे। अफसर वहां पहुंचे, बार बार समझाया कि लोग वापस गांव चले जाएं, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं हुए। वो 3 दिन बाद ही वापस लौटे। ऐसी किसी भी भविष्यवाणी, किसी भी सपने, किसी भी कहानी से बचिए जो आपको घर से निकलने को कह रहा हो। आपके हाथ में सिर्फ घर में रहना है, वही करिए। अब बात करेंगे कोरोना के सच की। और इस बार बात होगी प्लाज्मा डोनर की। हमने आपको प्लाज्मा ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। ICMR इसे हरी झंडी दिखा चुका है। क्या होता है ये? जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं वायरस से लड़ने के लिए। फिर शरीर ठीक हो जाता है तो खून के एक ज़रूरी हिस्से यानी प्लाज्मा से दूसरों का इलाज किया जा सकता है। जब प्लाज्मा ट्रीटमेंट की शुरुआती खबरें आई थी तो उम्मीदें जगी थी। अब समय है अलग अलग राज्यों से प्लाज्मा डोनर्स की जानकारी आने का, मतलब जो ठीक हो गए हैं वो प्लाज्मा दान कर रहे हैं। गुजरात में स्मृति ठक्कर पहली प्लाज्मा डोनर बनी है। ये जीके का सवाल हो गया है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भी 10 मरीजों पर इसके परीक्षण की बात आई है। लखनऊ के KGMU अस्पताल में भी इस टेस्ट की शुरुआत हो गई है। और नई बात यह है कि सेम ब्लड ग्रुप नहीं, अलग अलग ब्लड ग्रुप्स में भी ये टेस्ट हो रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि हफ्ते भर में रिजल्ट्स भी सामने आने लगेंगे। इसके अलावा एक खबर इजराइल से है। वहाँ पर कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी सूचना है। टेल अवीव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जोनाथन गेरशोनी के हवाले से खबर आई है। कहा गया है कि उनकी लैब में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर जो काम हो रहा है लगभग 2/3 पूरा हो चुका है।
यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि प्रोफेसर जोनाथन की वैक्सीन को यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से पेटेंट भी मिल गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस इंसान के शरीर के सेल से जिस तरीके से जाकर जुड़ता है, ये वैक्सीन उसी हिस्से पर काम करती है। यानी ये वैक्सीन एकदम खरपतवार की जड़ में मट्ठा डालने का काम करेगी। जोनाथन गेरशोनी कहते हैं कि वैक्सीन उस हिस्से को रिकंस्ट्रक्ट करेगा जिससे वायरस सेल से जुड़ ही नहीं पाएंगे। काम भले ही 2/3 खत्म होने की बात कही जा रही हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर सब कुछ सही भी रहा तो वैक्सीन के बाजार में आने में अभी 1-1.5 साल का समय लग जाएगा। अब बारी है दिन की अच्छी खबर बताने की। ये कोरोना से नहीं जुड़ी है और ना ही कथित गुड न्यूज़ की श्रेणी में आती है, लेकिन ये खबर अच्छी है क्योंकि ये खबर बहुतों को अच्छी सीख देने का काम करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने रवि पुजारी नाम के एक लड़के को पकड़ा। ये सोशल मीडिया पर निशा जिंदल नाम की फेक प्रोफाइल बनाकर एक पाकिस्तानी मॉडल की तस्वीर लगाकर हिंदुस्तान के लोगों को आपस में भड़काया करता था, नफरतें फैलाने वाली पोस्ट करता था। इसके बाद रायपुर की पुलिस ने इसे पकड़ा। पहले तो उसकी पोल खोली गई और आज रायपुर के डीआईजी आरिफ शेख ने कई प्रोफाइल्स का एक कोलाज डालकर बताया कि रवि इतनी लड़कियों के नाम से फेक अकाउंट चलाता था। तो इस खोज का सबक क्या है? उन सभी लोगों के लिए सबक है जो ऐसे साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। आज नहीं तो कल आप पकड़े ज़रूर जाएंगे। किसी के फेसबुक पर कोई जहरीली बात पढ़कर बताकर अव्वल तो आप भड़काते हैं और फिर लोगों को गलत राह में भेजते हैं। जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो इन पर कानूनन कार्रवाई होगी। लेकिन हम और आप जो ट्विटर पर, फेसबुक पर किसी भी हैंडल से, किसी भी प्रोफाइल से लिखी गई बात को सच मान लेते हैं, हमारे भी जागने का वक्त आ गया है। चेक करिए कि आपको जो सूचना दे रहा है उसकी नीयत क्या है, वो असल में एग्जिस्ट भी करता है या किसी प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा है। शो में अब रुखसती का वक्त हो गया है। जाते जाते आज का विचार आपको दिए जाते हैं। शकील जमाली की पंक्तियां हैं, सुनिए। सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, सब उम्मीदों के पीछे मायूसी है, तोड़ो ये बादाम भी कड़वे निकलेंगे। अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं, अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ कायरों का हथियार है। हम बहादुर हैं, हम एकला चलो रे के देश के लोग हैं। हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे और भीड़ की आड़ में किसी भी किस्म की क्रूरता से, किसी भी कथित तर्क की आड़ में शामिल नहीं होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।